योगी सरकार ने तो बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगाए भाई, 1.5 करोड़ नया रोजगार निर्माण किया। कहा भाई, एक एक जिले का मैं आपको सूची बताकर देती हूँ। आज भी फोन आ रहा है, एक जिसको की पत्नी ने छोड़ा नहीं, माँ पिताजी ने छोड़ा नहीं, अब तुम वापस नहीं जाओगे। वो बोल रहा है बंगाल का कि मैं आत्महत्या करूंगा दीदी। कितने जनों तक मैं खबर पहुंचाई बंगाल में, लेकिन कोई रोजगार नहीं। सरकार ये जिम्मेदारी नहीं लेती। हाँ, घोषणा करती है 2022 तक हर किसी को आवास, और प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना 1.5 लाख देती है, जो 10 लाख के बिना ठेकेदार घर नहीं बनाते। तो आप देखिए कि शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य, आवास, सब में संरचना के नाम पर जो हाईवेज और फ्लाईओवर बनते हैं, इन सब में सरकार खुद की जिम्मेदारी अपने कंधों पर से छटक कर जिन ठेकेदारों को दे रही है, उसके लिए ये करोड़ों रुपयों का बजट हर बजट में दिखाते हैं, क्योंकि उनको जितना ज्यादा मुनाफा बनेगा। और 2 बजट्स के बीच में उनके पक्ष में कानून बदलते हैं। 3 मिनट में संसद में कानून बदलता है। इसलिए हम तो संसद बाह्य राजनीति में बढ़कर संसद में जो है उस पर ध्यान रखते हैं। कोई भी लिखा पढ़ी नहीं होती है, तो कितने महीने, कितने घंटे के काम के लिए कितने वेतन के आधार पर ले जा रहा है, कब छोड़ा जाएगा, आने जाने का खर्चा वो करेगा क्या। और जो मुख्य नियोक्ता प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है, उनको ही पूरी जिम्मेदारी सबसे लेनी है अगर ठेकेदार ने गलती की। पर उनका भी रजिस्ट्रेशन इस कानून में जरूरी होते हुए नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जो ठेका मजदूरी स्थलांतरित मजदूर पर थोपी जाती है, उनकी हालात तो न सोचने जैसी। हर साल मैं उनकी टुकड़ियों को छुड़वा के लाती हूँ। 50 टुकड़ियों को गुजरात से छुड़वा के लाया, और फिर ये चल ही रहे थे तो देखा कि हमको उपवास पर बैठना पड़ा। और चौथे दिन से फिर बसेस चालू हो गई, हर ट्रक में बैठना चालू हो गया, और एक को भी हम चलने नहीं देंगे, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देंगे, ऐसे कह के 2000 किलोमीटर चलना बचाया। लेकिन बिल्कुल सही है, सब वापस आ गए। हाँ, कुछ नहीं होंगे, क्योंकि योगी सरकार ने तो बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगाए भाई, 1.5 करोड़ नया रोजगार निर्माण किया। कहा भाई, एक एक जिले का मैं आपको सूची बताकर देती हूँ। आज भी फोन आ रहा है, एक जिसको की पत्नी ने छोड़ा नहीं, माँ पिताजी ने छोड़ा नहीं, अब तुम वापस नहीं जाओगे। वो बोल रहा है बंगाल का कि मैं आत्महत्या करूंगा दीदी। कितने जनों तक मैं खबर पहुंचाई बंगाल में, लेकिन कोई रोजगार नहीं दे रहा है। आप समझिए कि ये ठेका मजदूरी के तहत स्थलांतरित मजदूरों के साथ क्या होता है। गन्ने के लिए जो जाते हैं काटने के लिए, उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी शिक्षा तो छूटी जाती है, माँ पिताजी की सेवा नहीं कर सकते हैं। और जहाँ उनको गन्ने के खेत में छोड़ा जाता है, वहाँ बीमार पड़े तो डॉक्टर तक पहुँचने नहीं दिया जाता है, केवल गेहूं या बाजरी देते हैं। पर कानून क्या कहते हैं? दोनों कानून कहते हैं कि कैंटीन की व्यवस्था होनी चाहिए। अरे कैंटीन क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कैंटीन जैसा होगा? कोई व्यवस्था नहीं होती। मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, नहीं होती। और अगर ऐसी व्यवस्था कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स किसी भी क्षेत्र के हो, उनके लिए नहीं देता होगा, तो उस कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द होना चाहिए। ये कानून कहते हुए भी कहीं भी ऐसी एक्शन नहीं ली जाती। एक एक मुद्दा इस कानून का, जब तक कानून है तब तक तो कम से कम लेकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हम लॉयर्स फॉर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए अधिवक्ता, ऐसी एक टीम बना चुके हैं। उन्होंने भिड़ना चाहिए, ये हमारा श्रमिकों का मानना है। आज हम देखते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तहत सबसे ज़्यादा दलित, आदिवासी और मुस्लिम समाज के, ये सभी को अल्पसंख्याक का मानते हैं। हाँ, बिरसा मुंडा के पुतले खड़े करते हैं, टंट्या मामा के पुतले खड़े करते हैं। अरे टंट्या मामा आज होते तो अदानी और अंबानी की तिजोरी लुटते जैसे ब्रिटिशों के लुटते थे। अरे वो तो कोई है नहीं आज। आज हम लोगों को ये देखना चाहिए इसलिए कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर बनते हैं दलित, आदिवासी, वो भी क्यों बनते हैं?
बाबा साहब ने 3 मुद्दे अधिकार के सबसे महत्व के माने थे। जीने के अधिकार, इज्जत से जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, इसके तहत एक शिक्षा, एक अपने हाथ में है उन संसाधनों पर अधिकार, और तीसरा रोजगार। ये तीनों का अधिकार ये संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर अगर अर्थव्यवस्था बनेगी तो निश्चित रूप से अमल में लाई जाएगी। भानु प्रताप जी, मेहरोत्रा जी, आप ये नॉन जस्टिसिएबल जो है उसमें से नॉन निकाल दो, इसके लिए भी आग्रह करना पड़ेगा। तो संविधान पूरा व्यापक अर्थ से अमलीकरण से विकल्प इस देश को लाएगा, इस देश को बचाएगा। आज इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि जल, जंगल, ज़मीन, खनिज ज़मीन के नीचे का, ये सब का अधिकार भी कहाँ है लोगों को जो पीढ़ियों से रहते आए। चरागाह पर ढोर चराने वाले दलित हो, पशुपालक हो, खेत में काम करने वाले, अपना छोटा सा घर 10 बाय 15 फीट का बनाकर रहने वाले दलित, उनको कहाँ है अधिकार घर के नीचे के ज़मीन पर। आज हमारा घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन चलता है मुंबई में, तो हर बिल्डर के साथ हमको लड़ना पड़ता है। ये बिल्डर को भी गरीबों के घर बनाने का ठेका सरकार देती है ना। हर राज्य में जो हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें सैकड़ों इंजीनियर्स होते हुए सरकार ये जिम्मेदारी नहीं लेती। हाँ, घोषणा करती है 2022 तक हर किसी को आवास, और प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना 1.5 लाख देती है, जो 10 लाख के बिना ठेकेदार घर नहीं बनाते। तो आप देखिए कि शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य, आवास, सब में संरचना के नाम पर जो हाईवेज और फ्लाईओवर बनते हैं, इन सब में सरकार खुद की जिम्मेदारी अपने कंधों पर से छटक कर जिन ठेकेदारों को दे रही है, उसके लिए ये करोड़ों रुपयों का बजट हर बजट में दिखाते हैं, क्योंकि उनको जितना ज़्यादा मुनाफा बनेगा। और 2 बजट्स के बीच में उनके पक्ष में कानून बदलते हैं। 3 मिनट में संसद में कानून बदलता है। इसलिए हम तो संसद बाह्य राजनीति में बढ़कर संसद में जो है उस पर ध्यान रखना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी बात है कि आज कानून भी कैसे बदले जा रहे हैं। जंगल सुरक्षा कानून 1980 बदल गया। सबने सुना होगा कि ग्राम सभा की मंजूरी के बिना अब जंगल कितने भी हेक्टर्स बाबा रामदेव को दिया जाएगा कि अडानी को दिया जाएगा, कौन जाने। पर केवल उतनी बात नहीं है, उसमें और एक महत्व की बात है जो आपने समझना जरूरी है कि सभी इंटरनेशनल सीमाएं जहां जहां है भारत में, उससे 100 किलोमीटर अंदर तक की जो जमीन है वो सब जमीन केंद्र सरकार के अधीन होगी। तो फेडरलिज्म, संघात्मक राज्य संरचना, इसमें न केवल कम्युनिटी के, जिनको स्थानीय स्वराज्य संस्था कहते हैं, उनके ही केवल अधिकारों को नहीं नकारा जा रहा है, राज्य सरकारों के भी अधिकारों को नकारा जा रहा है। जीएसटी का उनका हिस्सा उनका नहीं मिलता है, तो एक प्रकार से उनकी तिजोरी भी लूटी जा रही है। पर आज हम देख रहे हैं कि ये जल, जंगल, जमीन, ये 45% देश की जमीन इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर तक की अगर केंद्र का हाथ में जाएगी, तो ये जो केंद्रीकरण हो रहा है अर्थव्यवस्था में, वो सबसे बड़ा कारण है विभत्स गैर बराबरी का, लूट का और बेरोजगारी या अर्धरोजगारी का। और इसका हमने विरोध करना है तो हमको विकेंद्रीकरण के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। और इसलिए हम गांधी के ग्राम स्वराज को भी याद करते हैं। बाबा साहब ने भी तो महाड़ में चौदार तलाय का संघर्ष क्यों किया कि स्थानीयों को पीने के पानी पर पहला अधिकार होना चाहिए। तो हम लोगों को रोजगार भी ये स्थानीय संसाधनों से मिलना चाहिए, उसका कोई प्लानिंग नहीं होता है। और अगर मनरेगा के तहत भी ऐसा प्लानिंग हो सकता है, पर मनरेगा के 1,10,000 करोड़ से लेकर वो 78,000 में आए और उससे भी फिर कम करते गए। तो ये जो हो रहा है वो ठेका मजदूरी में भी किसको मुनाफा ज़्यादा देना और किसकी लूट करना, इसके तहत आयोजित
संरचना और व्यवस्था है। प्रॉफिट ओवर पीपल, जो नोआम चॉम्स्की ने कहा था। अब प्रॉफिट ओवर नेचर भी है, और उसके जो भी आघात हो रहे हैं, 10 साल में 5-6 सुनामी आती है, तूफान आते हैं, तो कौन भुगतता है? यही भुगतते हैं हमारे मछुआरे हो, हमारे पशुपालक हो, हमारे वनों पच पर जीने वाले आदिवासी हो, हमारे शहरी गरीब बस्तियों के लोग जो पूरी बस्तियां सजाते हैं, शहर सौंदर्य करते हैं, प्रगति मंडप, प्रगति मैदान में सभी राष्ट्र प्रमुखों के लिए खड़ा करते हैं, वो निर्माण मजदूर आज क्या भुगत रहे हैं? उनकी ठेकेदारी किसके हाथ में है? बड़े बड़े बिल्डर्स और डेवलपर्स से। और उनके हाथ में हाथ किसका मिलता है? राजनेताओं का। और इसके तहत जो लूट होती है, वो हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं एक एक स्लम रिहेबिलिटेशन में भी। और ये ठेके पर काम में रखे हुए निर्माण मजदूर, लॉकडाउन में भी हमने देखा कि 36वें मंजिल पर जाकर वाटर प्रूफिंग करने वाले, उस गोदरेज की सिटी हो या नांदेड़ की सिटी हो पूना की, वहाँ अपने ठिपकते हुए टिन शेड में 10 बाय 20 के कैसे रहते हैं? चूल्हा भी नहीं जलता है, बच्चों को नहीं खिला सकते हैं। तो 100 रुपया ज़्यादा मिलने के लिए जिनको पलायन करना पड़ता है, वो भी ठेका मजदूरी के भ्रम में और घेरे में घेरे जाते हैं। इस पलायन को रोकना, और उसके लिए अनुच्छेद 43 में भी जो कॉटेज इंडस्ट्री की बात की है, जो गृहोद्योग है, ग्रामोद्योग है, छोटे उद्योग हैं, उसको ही बढ़ावा देना, प्राथमिकता देना, ये बहुत बेहद ज़रूरी मांग ठेका मजदूरों की एकता की भी होनी चाहिए। मैं कहूँगी कि बस ये जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात है वो तो नहीं होती है, पर दूसरी बात होती है कि ठेका मजदूरों को किस प्रकार से ये बर्ताव करते हैं। ये हायर एंड फायर का मामला होता है। इसलिए रोजगार मतलब निश्चित रोजगार चाहिए कि अनिश्चित चाहिए? ये अनिश्चिती ठेका प्रथा में सबसे ज़्यादा है। और अभी अगर 29 कानून 44 राष्ट्रीय श्रम कानूनों में से जो वापस लेने की साजिश चल रही है, हाँ 2024 तक शायद रुके होंगे, वो डर रहे हैं, क्योंकि असंगठित जिनको कहा जाता है वो असंगठित नहीं है, वो असुरक्षित है। और उनकी संख्या अभी तो हमारे हिसाब से 95% से ज़्यादा हो गई। 2008 में ऑस्कर फर्नांडिस जैसे श्रम मंत्री थे, तो हम उनके साथ बैठकर अधिकारियों को बिठाकर 2008 के कानून के ड्राफ्टिंग में लग गए, फेरीवाला कानून के ड्राफ्टिंग में लग गए। कुमारी शैलजा थी, मीरा कुमार थी, तब की बात है। लेकिन आज ऐसे कोई मंत्रालय में दरवाजे खुले नहीं हैं कि जो बाहर संघर्ष करने वालों के भी साथ संघर्ष नहीं, संवाद करे और फिर उससे कुछ नतीजा निकले। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसी प्रकार से ये जो कानूनों में अभी वापसी के तरफ ले जा रहे हैं, जबकि किसानों के ऊपर 3 कानून थोपे थे, उनमें उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून भी था। समझ लीजिए, खेती में भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर खेती चले। खुद बच्चा पढ़ा लिखा है तो क्या हुआ? कृषि विकास की तरफ नहीं बढ़ सकता है, नहीं आ सकता है। हम तो हमारे वापस आने वाले बच्चों का स्वागत करते हैं और कहते हैं आप ड्रॉप आउट्स नहीं हैं, आप ड्रॉप इन्स हैं। आप आइए समाज के लिए, कृषि ही नहीं प्रकृति के आधार पर अपने गांव का विकास करने का, समता, सादगी, स्वावलंबन, ये 3 मूल्यों की चौखट में आप पूरा अपना जान झोंक दीजिए। लेकिन आज ऐसा न हो, ऐसी व्यवस्था चल रही है। और इसी के लिए ये जिस प्रकार से आज बात आगे बढ़ा रहे हैं, वो बड़े बड़े कंपनियों को, ठेकेदारों को एक प्रकार से, जो मुझे तो अनिश्चित काल कहा बस 5 नहीं, मुझे ही जाना है, बस ट्रेन पकड़नी है, कल उदयपुर में पहुंचना है, पर फिर भी मैं 5-1 मिनट